हेलो दोस्तों। तो चलिए फिर से सुनते हैं कहानी का अगला भाग, पार्ट 29, द गर्ल इन रूम 105। चलिए सुनते हैं कहानी। डियर फ्रेंड्स, हम आज यहाँ पर शांति की तलाश में इकट्ठा हुए हैं। जो कुछ हुआ है उसे शांत मन से स्वीकार करने के लिए, मेरे अपने अमन के लिए। इसके बावजूद कि मैं अपनी बेटी को हर पल याद करता हूँ, मैं अपने भीतर इतनी शांति चाहता हूँ कि मुझे गुस्सा न आए और हमेशा सवाल ही न पूछता रहूं। मुझे इतना चैन चाहिए कि खुदा की मर्जी पर भरोसा कर सकूं। सफदर ने प्रेयर मीट को संबोधित करते हुए कहा। लोग फर्श पर आधा गोल घेरा बनाए बैठे थे, महिलाएं और पुरुष अलग अलग। उनके सामने जारा की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों का एक कोलाज था। कार्यक्रम के लिए लगभग 40 मेहमान आए थे। इनमें से अधिकतर जारा के नाते रिश्तेदार थे। ये लोग जैनब और सफदर की बूढ़ी माँ के साथ फर्श पर बैठे थे। रघु मुझसे 3 आदमी छोड़कर बैठा था, जबकि सौरभ मेरे पास बैठा था। मुझे जारा की कुछ हॉस्टल फ्रेंड्स भी वहां नजर आईं। सफदर के पास जारा की हॉस्टल फ्रेंड सनम बोली, रूम नंबर 105 आज भी उसी का है। ऐसा लगता है जैसे जारा किसी भी पल उससे बाहर निकल कर आएगी। मैं हिमाद्री के लॉन्स में उसे ढूंढती रहती हूँ, जहां वो अपनी किताबें लिए बैठी रहती थी। सनम ने भावुक होते हुए कहा। मैंने समय देखा, 5:30 बज चुके थे और फैज अभी तक नहीं आया था। सफदर ने कैप्टन को कार्ड भेजने के साथ ही पर्सनली कॉल करके भी न्योता दिया था। फैज ने भी आने की रजामंदी दे दी थी। जहां तक मेरी जानकारी थी, सफदर ने फैज को एयरपोर्ट से पिकअप करने के लिए एक कार भिजवाई थी। वो नहीं चाहते थे कि वो पहले अर्जुन विहार वाले अपने घर जाए और वहां का नजारा देख ले। वेस्टर्न ग्रीन्स एयरपोर्ट के बहुत पास है। तुम सीधे हमारे यहाँ ही चले आओ। जब सलमा और बच्चे दुबई में हैं, तो घर जाकर भी क्या करोगे? सफदर ने फोन पर फैज से कहा था। मैंने अपने फोन पर श्रीनगर दिल्ली फ्लाइट का स्टेटस चेक किया। फैज की फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। अगर वो नहीं आया तो? सौरभ ने मेरे कानों में कहा। मैंने उसे शांत रहने का इशारा किया। सनम के बाद सफदर ने रघु को बोलने के लिए बुलाया। जैसे ही रघु बोलने के लिए खड़ा हुआ, मैंने एक टोयोटा फॉर्च्यूनर को आते हुए देखा। फैज यहाँ पहुंच चुका था। जैसे ही फैज ने अपने जूते निकाले और कमरे में प्रवेश किया, सौरभ ने राहत की सांस ली। फैज ने हाथ जोड़कर सफदर और उनके परिवार का अभिवादन किया। मैं क्या कह सकता हूँ, रघु ने कहा और चुप हो गया। फैज को आते देखकर उसने अपना चश्मा एडजस्ट किया। फैज रघु को देखकर मुस्कुराया। रघु ने धीमे से सिर हिलाकर जवाब दिया। वो अपनी बात कहने लगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर दुनिया में कोई है जिसे उसके जाने का सबसे गहरा एहसास है, तो वो मैं हूं। जब आप किसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का तय करते हैं और वो शख्स हमेशा के लिए आपको छोड़कर चला जाए, तो आप अपनी इस बची हुई पूरी जिंदगी का क्या कर सकते हैं? फैज पुरुषों की जगह पर कोने में कुर्सी लेकर बैठ गया। रघु बोलता रहा। फैज ने अपना फोन निकाला और मैसेजेस चेक करने लगा। मैं भीतर से टूट गया हूँ। मैं खुद को संभालने की कोशिश करता हूँ। मैंने अपने आप को काम में खपा दिया है ताकि मुझे सोचने का समय न मिले। लेकिन मैं जानता हूँ कि इन हालात से गुजरने वाला मैं अकेला नहीं हूँ। आप सभी लोग, जारा के पेरेंट्स, उसकी दादी, उसके दोस्त, आपकी तुलना में मैं अपने दुख को सबसे बड़ा कैसे बता सकता हूँ? आप सभी ने इस दुख को सहा है और आज भी सह रहे हैं। हम कभी पहले जैसे नहीं हो सकेंगे। फैज अब भी अपने फोन पर ही लगा हुआ था। रघु रुका और आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगा। सारा की एक कजन ने उसे पानी का गिलास दिया। रघु ने एक घूंट पिया और वापस से बोलना शुरू किया। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इतने उदार, सकारात्मक, दिलदार
रहम दिल और प्यार करने वाली किसी और शख्स से नहीं मिला जैसे जारा थी। वो मेरे लिए साथ होने वाली सबसे अच्छी घटना थी। मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया है उसके दिए हौसले की बदौलत ही कर पाया हूँ। मुझे नहीं लगता मैं अपनी जिंदगी में अब और किसी के साथ कभी वैसा महसूस कर पाऊंगा जैसा उसके साथ करता था। वो जहां भी है, मैं उसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तमाम यादों और उन तमाम बातों के लिए जो मैंने तुमसे सीखी है। मे गॉड ब्लेस योर सोल। रघु ने अपनी स्पीच खत्म कर दी, लेकिन वहीं खड़ा रहा, आंखें बंद किए दुख में डूबा हुआ। सनम उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे धीरे उसे अपनी सीट पर ले आई। कुछ और नाते रिश्तेदारों के बोलने के बाद मौलवी ने दुआ की। यह प्रेयर मीट का समापन था। लोग जाने से पहले सफदर के पास एक बार फिर दुख जताने आए। शाम 7 बजे तक बहुत कम लोग रह गए थे। फैज आया और सफदर को गले लगा लिया। अंकल, अब मुझे जाना होगा, फैज ने कहा। नहीं, तुम इतनी दूर से आए हो, खाना खाकर ही जाना, सफदर ने कहा। अंकल, मैंने आपको बताया था कि हमारी एनुअल एक्सरसाइज चल रही है। मेरे सीनियर ऑफिसर ने मुझे केवल 1 दिन की छुट्टी दी है, और वो भी इस खास मौके के लिए। हाँ, लेकिन फ्लाइट तो कल है ना। पर मुझे घर भी जाना है, और इधर मेरे सीनियर ऑफिसर मैसेज पर मैसेज किए जा रहे हैं। सफदर को जैसे ठेस पहुंची हो। उन्होंने कहा, तो क्या ये घर नहीं है? मुझे यह एहसास तो करने दो कि मैं आज भी अपने बच्चों के साथ डिनर कर सकता हूँ। फिर वे रघु की ओर मुड़े। रघु, प्लीज तुम भी डिनर के लिए रुकना। जी अंकल, रघु ने विनम्रता से कहा। केशव, सौरभ, तुम भी। सनम, अपने दोस्तों को रुकने को बोलो। तुम लड़कियां डिनर पर जैनब का साथ देना। सनम ने सिर हिलाकर हामी भर दी। लड़कों, आओ, आज हम साथ बैठकर खाना खाएंगे, सफदर ने कहा। सफदर लोन का डाइनिंग रूम मुझे हमेशा ही इम्प्रेस करता था। उनकी आलीशान 18 सीटर मेज पर आज केवल 5 मेहमान थे। सफदर हमेशा की तरह मुखिया की कुर्सी पर बैठे। उनके बाईं तरफ रघु और फैज और दाईं तरफ सौरभ और मैं बैठे थे। मैं अपना फोन गोद में लिए बैठा रहा। मैंने इंस्पेक्टर राणा को एक मैसेज डाल दिया। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल, लेकिन क्या तुम मुझको बताओगे कि हो क्या रहा है? उन्होंने कहा। मैंने राणा को एक अर्जेंट सिचुएशन के लिए स्टैंड बाय पर रहने को कहा था। आप वेस्टर्न ग्रीन से कितनी दूर हैं? मैं हौज खास में हूँ, यानी शायद 40 मिनट। ठीक है, तो आप वहां से चलना शुरू कीजिए। हम 238 वेस्टर्न ग्रीन्स में हैं। ये तो जारा के पेरेंट्स के घर का पता है। जी हाँ, अपने साथ कुछ और पुलिस वालों को लेकर आइएगा। आज मैं आपको सबूत के साथ जारा के कातिल को सौंप दूंगा। क्या? कौन? कैसे? तुम श्योर हो? यहाँ चले आइए और आपको आप सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैंने फोन से सिर उठाकर देखा। सफदर मुझे देखकर मुस्कुरा दिए। ये जनरेशन अपने फोन को लेकर एडिक्ट हो चुकी है। जारा भी ऐसी ही थी। सॉरी अंकल, मैंने कहा। मेरी माँ पूछ रही थी कि मैंने खाना खाया या नहीं। पेरेंट्स से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। 2 सर्वर्स डाइनिंग रूम में चले आए। दोनों के हाथों में खाने से भरी ट्रे थी। उन्होंने डिशेस को टेबल पर सजा दिया। पीली दाल, फुलके, गोभी, आलू, चिकन सूप और रायता। गम के मौके को देखते हुए लोन परिवार ने सादा खाना बनवाया था, जबकि अमूमन उनके घर पर बहुत ही शानदार खाना परोसा जाता था। सर्वर्स ने हमारी प्लेट्स में एक एक कर सभी चीजें रख दी। मैंने भी पिछले साल ही फेसबुक ज्वाइन किया है। अब मुझे कहा जा रहा है कि मैं इंस्टाग्राम पर भी मुझे होना चाहिए। इंस्टाग्राम? सौरभ ने कहा। हाँ वही। ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है। क्या कोई और ऐसा ऐप है जिसका मुझे इस्तेमाल करना चाहिए? सफदर ने कहा। सौरभ का एक फेवरेट ऐप है जिसकी मदद से वो नए दोस्त बनाता है, मैंने कहा। कौन सा? सफदर ने पूछा। कुछ नहीं, सौरभ ने मुझे टेबल के नीचे से लात मारते हुए कहा।
आज तो पूरी दुनिया ही ऐप से चल रही है, रघु ने कहा। बाय द वे, इंस्टाग्राम को फेसबुक ओन करता है। ऐसा? सफदर ने हैरानी से कहा। हाँ, व्हाट्सएप को भी, रघु ने कहा। वो हाथों से दाल चावल खा रहा था जैसे हॉस्टल में किया करता था। मुझे व्हाट्सएप बहुत पसंद है, फैज ने कहा। इसकी मदद से मैं अपने से बहुत दूर मौजूद लोगों से भी जुड़ा रह सकता हूँ। खाना खत्म हो गया था। सफदर ने सर्वर से कहा कि जाने के बाद दरवाजे लगा दें। यह सुनकर फैज चौंका और सफदर की ओर देखने लगा, लेकिन वो अब भी मुस्कुरा रहा था। सॉरी, मैं जारा के केस पर बात करना चाहता था और मैं नहीं चाहता कि कोई और हमारी बातें सुने। फैज ने चपाती को दाल से खाते हुए सिर हिलाया। उस वॉचमैन पर मुकदमा जल्द ही शुरू होगा, फैज ने कहा। वॉचमैन ने जारा को नहीं मारा है, सफदर ने सधी हुई आवाज में कहा। वॉचमैन ने नहीं मारा? फैज ने कहा। वो खाते खाते रुक गया। नहीं, मैंने अपने सुरी कांटे को मेज पर रखते हुए कहा। तुम श्योर हो कि लक्ष्मण वॉचमैन ने जारा को नहीं मारा है? पुलिस ने तो टीवी पर यही कहा था कि वही हत्यारा है, फैज ने कहा। हाँ, मैं श्योर हूं, और मैं यह भी जानता हूं कि हत्यारा कौन है। सभी की आंखें फैज की ओर घूम गईं, उसके हाथ कांपने लगे। आप सभी मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? फैज ने कहा। गद्दार, मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह समझा था, सफदर ने कहा। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? फैज ने कहा। सफदर ने अपना सिर दबा लिया और कहा, केशव, तुम बात जारी रखो। कैप्टन फैज खान, मैंने कहा, प्लीज खड़े हो जाइए। क्या? फैज ने हिचकते हुए कहा, लेकिन सफदर ने घूर कर देखा तो वो खड़ा हो गया। मुझे आपकी मदद की दरकार है। क्या? क्या? फैज ने कहा। अगर कातिल भागने की कोशिश करे तो मुझे आपकी ताकत की जरूरत होगी। सौरभ, रघु और सफदर सभी हैरानी से मुझे देखने लगे। लेकिन तुमने तो कहा था, सफदर कहने लगे, लेकिन मैंने उन्हें बीच में ही रोक लिया। अंकल, मैं काफी बोल चुका हूं, अब समय आ गया है कि हत्यारा खुद हमें सच बताए। सभी एक दूसरे की ओर कंफ्यूज्ड नजरों से देखने लगे। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि 6E7668 फरवरी 2018। तुम क्या बोल रहे हो भाई? ये सब क्या है? सौरभ ने कहा। एक मिनट सौरभ, मैंने कहा, मेरे पास एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज है। कुर्सी के चरमराने की आवाज आई और रघु उठ खड़ा हुआ। मैं भी रेस्टरूम से आया, रघु ने कहा। कैप्टन फैज, मैंने कहा और रघु की ओर इशारा किया। मिलिट्री कमांडो पल भर में मेरा इशारा समझ गया। फैज तेजी से उठा और रघु को अपनी मजबूत बाहों में पकड़ लिया। तुम कहीं नहीं जाओगे, फैज ने कहा। अरे, मैं तो बस टॉयलेट जाना चाहता था, रघु ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। नहीं, तुम टॉयलेट नहीं जा सकते, बैठ जाओ। बैठ जाओ रघु, और सबको बताओ कि क्या हुआ था, मैंने कहा। फैज ने रघु को छोड़ दिया। रघु बैठ गया। क्या हुआ था? सफदर ने कहा। भाई, ये क्या है? सौरभ ने कहा और मेरी ओर देखा। रघु तो उस समय हैदराबाद में था, सफदर ने कहा। मैं रघु की ओर मुड़ा। क्या तुम प्लीज सभी लोगों का कंफ्यूजन दूर कर सकते हो, मैंने कहा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको सभी कहानियों के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सुनते रहिए कहानी, बने रहिए हमारे साथ। स्टोरी टाइम विद आरती। थैंक यू सो मच।